प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 10 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाएंगे। यह इतिहास से लिया हुआ चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है। तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सोल्यू के विचार क्या थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लेसन अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए जाना जाता है, ये बोर्ड में अक्सर आता है। चलो तो आप पढ़ाते हैं। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सोल्यू का विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोल्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नीति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय समाजों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान कर भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, नागरिक संहिता 1804 में, वियना की संधि 1815 में, उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक चला था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 में नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाने जाने लगा। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े हुए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद ये किस कारणों से थी, कौन कौन से इसके हेडिंग हो सकते हैं। पहला है संविधान आधारित साधन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं मातोल की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। 1804 की नागरिक संहिता में क्या था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, शांति व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारों के शुल्कों से मुक्ति, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या था। पहला था सहमति पर आधारित सरकार थी, संविधान आधारित शासन, संसदीय सरकार, विशेष अधिकारों का अंत, कानून के समक्ष समानता, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं, मुक्त
बाजार, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। तो नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीति विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के साथ कर्मिक विकास पर भी जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1815 में वियना संधि की विशेषताएं। तो पहली विशेषता, फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना हुई। ड्यूक मेटरनिक, इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र या रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे हैं जूसेपी मैक्सिनी। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के समुदाय बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दावा दिया गया। इसके पश्चात पड़सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 में। एकीकरण पड़सा के नेतृत्व में हुआ। पड़सा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में एक मुख्य भूमिका अदा की। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में पड़सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप को पड़सा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्याय व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब आ जाइए इटली का एकीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इटली का एकीकरण 1859 के बाद 1870 तक चला था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मैक्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पिडामोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसमें माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया,
बलों को हरा दिया। 1861 में एमुनियर द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। काउंट कैमिलो दे क्राबूर, ये कौन थे? सिडिनिया पिडामोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ ही की गई चतुर संधि के पीछे काबूल का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। जिसपे गैरिबोल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राजा में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा एमुनियर द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार बोर्ड में आने वाला है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आइए पढ़ते हैं। यूनान ऑटोमन समाज का हिस्सा 15वीं शताब्दी में था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 में वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिम यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। अंग्रेजों के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की। वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्टुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त की। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों का भी विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रवाद और समाजवाद, जिसे बाल्कन समस्या के नाम से भी जाना जाता है। बाल्कन भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक हिस्सा ऑटोमन समाज के नियंत्रण में था। बाल्कन साम्राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन समाज के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल में निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिसमें वह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति को
जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिससे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। फेक फ्रंट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीति संगठनों ने फेक फ्रंट शहर में मिलकर एक संघ जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र का अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा की राजा बेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था? राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में हिस्सा लेना, ये सब उनका विरोध प्रदर्शन था। 1850 का डाक टिकट, जिसमें मरियाना की तस्वीर बनाई गई, जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, जहां फेक फ्रंट संसद बुलाई गई थी। भी प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसे मेटरनिक ने कहा था। और मैथसिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है, इसे भी मेटरनिक ने कहा था। बच्चों, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।